तस्वीरें देख रहे थे नेशनल मीडिया सेंटर से, जहां आज तीसरा दिन था आर्थिक पैकेज के ऐलान का और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में आज तीसरे दिन पूरा का पूरा जो फोकस है वो कृषि क्षेत्र, खेती बाड़ी और छोटे किसानों पर रहा। अगर बड़ी बातों की बात की जाए तो आज कुल पैकेज का साइज है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो आज अनाउंस किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 3 बड़े सुधार, और ये इतने बड़े सुधार हैं कृषि क्षेत्र में जिसकी चर्चा कई सालों से की जा रही थी। अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा था, लेकिन इस चैलेंज को, इस चुनौती को एक तरह से अवसर के रूप में परिवर्तित करते हुए अब 3 बड़े सुधार की घोषणा की गई है। 2 जो अधिनियम हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए उनमें बदलाव की सिफारिश की गई है। साथ ही साथ एक नए अधिनियम का प्रस्ताव किया गया है। उस नए अधिनियम को अब सीधे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद उसको एक नए कानून की शक्ल दी जाएगी। तो कृषि की दशा और दिशा बदलने के लिए या उसमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा दिन आज कहा जा सकता है, जिसमें पॉलिसी के तौर पर 3 जो बड़े बदलाव हैं उनका लंबी अवधि में बहुत बड़ा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाला है, क्योंकि एक संरचनात्मक सुधार जिसे आप कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसकी तरफ आज का दिन आगे बढ़ा है। और अगर आज के पैकेज की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ज्यादा फोकस जो है सरकार का अब एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और जो अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए जो बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है उस पर फोकस दिखाई देता है। स्पष्ट तौर पर जो खेती बाड़ी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें कोल्ड स्टोरेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, कैसे उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज इस्तेमाल किए जाते हैं कृषि क्षेत्र में उनको कैसे बुनियादी ढांचे के द्वारा सपोर्ट किया जाए, उसको लेकर के ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है वो किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप उसके आगे जाएं तो अलग अलग क्षेत्रों में माइक्रो लेवल पे जो उत्पाद हैं, जिसको अगर आपको याद होगा तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे जो कार्यक्रम है वो बहुत पहले से देश में चल रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में उस क्षेत्र विशेष की अगर माइक्रो फूड कोई कंपनी या फिर बनाना चाहता है या उस पर काम करना चाहता है तो उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि अपना काम इस्तेमाल कर सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एफपीओज हैं जो कि मदद कर सकते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहता है लोकल लेवल पे तो उसको 10,000 करोड़ रुपए का एक नया फंड बनाया जाएगा और उसको मदद की जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 20,000 करोड़ रुपए जो है वो आज फिशरीज के लिए अलॉट किए गए हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर जो रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं रखता है अपने आप में, और ब्लू इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे थे लगातार, उस पर जो फोकस है वो भी आज के इस पैकेज में दिखाई दिया, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए में अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य रखा गया है। और उसी के तहत जो फिशरीज के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है उसमें कुछ पैसे खर्च किए जाएंगे, 9,000 करोड़ रुपए, और 11,000 करोड़ रुपए सीधे तौर पर जो मछली पालन में लगे हुए हैं उनको सहारा देने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए सीधे सपोर्ट किया जाएगा। तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और खेती, ये जो तीनों एक बड़े सेक्टर कहे जा सकते हैं एग्रीकल्चर और राइट सर्विसेज के, इन तीनों को सपोर्ट करने की योजना है। इसी तरह से जो पशुपालन है, पशुपालन के लिए आपको 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए, और मधुमक्खी पालन और सब्जियों को संरक्षित करने के लिए, सब्जियों का जो सप्लाई है उसमें कोई बाधा ना आए उसको सपोर्ट करने के लिए 500 करोड़। तो अगर आप जोड़ें तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आज वित्त मंत्री ने अनाउंस किया, और ये केवल किसान और किसान कल्याण के लिए। लेकिन ये जो आज का पैकेज है वो तो फौरी तौर पर जरूर कृषि क्षेत्र को मदद करेगा, लेकिन लंबी अवधि में जो बड़े सुधार किए गए हैं, गवर्नेंस के सुधार, वो मेरे ख्याल से आज की एक बड़ी हेडलाइन है। इस पैकेज से भी आगे जाकर के वो हमारी सुर्खी बनती है, इसलिए क्योंकि हम लगातार ये कहते रहते हैं कि जो किसानों की पहुंच है, जो किसानों की फसल है उसकी पहुंच बाजार तक पहुंचे फॉरवर्ड लिंकेज के लिए, उसमें जब मंडियों तक जो पहुंच सुनिश्चित की जाती है वो अभी नाकाफी है। इसलिए इसको ओपन करने के लिए जो एपीएमसी एक्ट है, लगातार कह रहे थे कि राज्यों को इसमें संशोधन करना चाहिए। करीब 14, 15, 16 राज्य जो है इस पे ऑन बोर्ड हो भी गए थे, सभी राज्य इस पे मान नहीं रहे थे, लेकिन अब ये निश्चित किया गया है कि सरकार अब इसके लिए एक नया कानून लेकर के आएगी और उसको सेंट्रल लॉ बनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सुधार है जिसकी सालों से चर्चा हो रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह तय किया गया है कि अब राज्यों के ऊपर इस चीज को छोड़ा नहीं जाएगा और अब केंद्र इसके ऊपर कानून बनाएगा। साथ ही साथ किसानों को बेहतर क्वालिटी मिल पाए उनके प्रोड्यूस के लिए और उन प्रोड्यूस का बेहतर दाम मिल पाए,
उसके लिए भी एक नया कानून लेकर के सरकार आने जा रही है। ये बिल्कुल नया कानून होगा जिसकी रूपरेखा बन के तैयार हो गई है, कैबिनेट के पास भेजी जाएगी और उसको फिर देश भर के किसानों के लिए लागू किया जाएगा। और एक छोटा सुधार जरूर, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जहां पर फूड प्रोसेसिंग वगैरह के लिए अगर आप चीजें रखते हैं अपने पास, तो स्टॉक लिमिट था, उस स्टॉक लिमिट को प्रोसीजरल एक तरह से जो क्या कहते हैं रिलैक्सेशन दिया गया है, वो एक किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट। Right, indeed. So there has been a large amount of focus given today to animal husbandry, to allied sectors of agriculture as well. Ajay was talking a lot about the major decisions, also some minor ones which have not been given too much notice. 500 crore rupees for beekeeping initiatives, as well as 500 crore rupees for potatoes and onions and all those things. We talk about them. We have our guests on with us. We have Dr. Charan Singh, economist, who's joining us on Skype, and Dr. S.K. Malhotra, Agriculture Commissioner, right with us here. Dr. Malhotra, we'll start with you. So what these big reforms that we're talking about, we understand yes, we in fact we have not got Dr. Charan Singh. We have Dr. Suresh Pal, who's joining us online. But Dr. Malhotra, let me come to you. The big decision of this central law. We heard there that one of the secretaries mentioning that the central law takes precedence over state laws in a concurrent list. Could you explain what is the purpose behind this law and how is it going to be put forward in the course of time? Correct. So here all of the decisions which you have just heard today, they all revolve around that how we can make India self-reliant. Right, yeah. So that we can notice. Then another point is that we have to revive our economy. Our Indian economy is required to be revived, and it should come again in the same mode as it was earlier. So considering that several decisions have been taken today, and as you have mentioned about this Essential Commodity Act, and even you were also mentioning about some other decisions which are related to this Essential Commodity Act. So here you are aware that here, this APMC Act is already in operation, and again we have a Contract Farming Act also prevailing. Yes. But these all things are in concurrent list. Concurrent list means state has the liberty to do it. If state wants, they can do it. If they don't want, they can do it. But so now they are going to make it a central law. So under that law, now it will be a kind of compulsion for all states to adopt it, and it will be uniformly implemented throughout the country, and all states they will adopt it, and the major benefit will be that farmer, he will be in a condition to sell his produce directly in the market. So direct marketing, it is a kind of concept. Then another thing is that kind of contract farming, where several farmers, because now our move is that how we can enhance the income of the farmer. It is again linked with that part. Okay. So how to enhance the income of the farmer, from that point of view, contract farming is one of the area where a kind of a list of products is available, and those products, if farmers they start producing and further they can export them, and exportable kind of production could happen. So through that mode, he will be in a position to do, and this product this act will clearly help them in resolving all those issues if there is any kind of grievance or some kind of dispute is there. So all these things will be addressed through that part. So this Essential Commodity Commodity Act will that is also going to be amended. There's going to be deregulation of a lot of items in those parts. That's what Madam had mentioned. There was cereals, there was edible oils, oil seeds. She mentioned a number of those things, pulses, onions, potatoes, all will be deregulated. What it means, because earlier the scheme was announced, it was called as TOPS, means it was applicable for tomato, onion and potato. But now this is a scheme, now it will be from TOPS to all. All means all fruits and vegetable crops. This is the scheme which was exclusively dedicated to the perishable commodity. So these perishable commodities now we have to prevent the loss. And again, you can just see the recent experience of this COVID incidents. Here the lot of demand was there for fruits, vegetables, and then several other perishable commodities were there. So if we have some kind of infrastructure facilities where we could store them
and further distribution could be channelized in that way, it will be very helpful. So here now this scheme has been extended to all crops, fruits and vegetables. These all range will be covered. And another important point which you might have noticed, that here herbal kheti, Yes, that point was that's also important, mentioned very here. important point. Medicinal plants, aromatic plants. 2,000 crore rupees. 2,000 crore. It is one of the very wonderful scheme I am telling, because these days immunity boosting, that is the part which is now coming forward, and everybody is interested that he can boost his immunity, so that he becomes strong itself, and some kind of inherent characters will be built up in its own. So here there is a wide range of products which are available, and India has its strength, and we have all kind of climates which are available with us, tropical, temperate and subtropical kind of climate. That's why we are in a position to grow several kind of medicinal and aromatic plants. So National Medicinal Plant Board will implement this scheme, and through this scheme these all medicinal plants will be promoted, and farmers, they will grow them, and they will enhance their income also through these high value crops. तो साहब बिल्कुल सही कहा। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन से जुड़ी जो तस्वीरें थी अभी आप तक पहुंच रही थी, 500 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया गया। डॉक्टर सुरेश पॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत धन्यवाद सर। कल भी हमने आपके साथ चर्चा की एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर के। अगर आप थोड़ी सी रोशनी में अगर आप आ जाएं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा आपके आसपास। जी बहुत धन्यवाद। तो हम पहले लॉस की चर्चा कर रहे हैं सर। एपीएमसी एक्ट में जो बदलाव है उसकी चर्चा हम सालों से कर रहे हैं। हमेशा की तरह पहला रिएक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज भी हमें मिल रहा है। आइए पहले उन्हें सुनते हैं। डॉक्टर पाल मैं आ रहा हूं आपके ऊपर, एक छोटा सा रिएक्शन। बहुत बड़ा कदम योगी आदित्यनाथ जी। सचमुच मेरा मानना है भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह पैकेज एक बहुत महत्वपूर्ण उठाया गया कदम है। यह मील का पत्थर साबित होगा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में और एक स्वावलंबी भारत बनाने में इस पैकेज की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। सर आपने बात करी प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं या बसेस में आ रहे हैं उनकी तो मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी नंबरिंग भी हो रही है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैदल चले आ रहे हैं, साइकिल में चले आ रहे हैं, रिक्शे में चले आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? कितना बड़ा चैलेंज है। हालांकि आपने अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी किया है, लेकिन क्या कोई जिम्मेदारी भी तय होगी इसके लिए? देखिए, मैं वास्तव में इसको लेके बहुत चिंतित हूं, और आज से नहीं मेरी चिंता है। माइग्रेंट लेबर जब से चलना प्रारंभ हुआ है, खासतौर पर जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, पहले ही चरण में 27-28 मार्च को दिल्ली से और हरियाणा से माइग्रेंट लेबर वहां से जब अपने घरों के लिए रुख किया था, हम सबके सामने एक संकट आया था। लेकिन तत्काल हमने उस समय उनके लिए व्यवस्था की। हमारे पास 10,000 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज हैं। हमने दिन रात इनको लगा करके उन सबको उनके घरों में होम क्वारंटाइन में पहुंचाने का कार्य किया। वह संख्या उस समय 4 लाख के आसपास थी। इसके बाद जो हमारा लॉकडाउन का दूसरा चरण चला है उसमें कोई बहुत समस्या नहीं आई, लेकिन तीसरे चरण में अचानक अलग अलग देश के हिस्सों से मजदूरों ने अपने घरों की तरफ रुख किया, और उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी स्वयं में बहुत बड़ी है, 23 करोड़ की आबादी हमारी है, और प्रदेश की हमारी जो आबादी है यह तो है ही हमारे सामने, हमारी एक ताकत तो है ही, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से मिलती है और एक नेपाल देश से भी मिलती है। अगर आप पूरब की तरफ जाएंगे, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है या नॉर्थ ईस्ट है, तो उत्तर प्रदेश होकर के ही आपको जाना पड़ेगा। या अगर आपको मध्य भारत की तरफ जाना है तो भी उत्तर प्रदेश होकर के ही जाना है। दक्षिण भारत की तरफ भी जाना है तो भी उत्तर प्रदेश होकर के जाना है, और अगर पूरब से पश्चिम की तरफ जाना है तो भी उत्तर प्रदेश पड़ेगा। अगर दक्षिण से उत्तर जाना है तो भी उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने एक चैलेंज इस रूप में आया। पहले हमारे स्वयं के जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे
दूसरा, अन्य राज्यों के भी। इस दृष्टि से हमारे सामने एक यह बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी को लेकर के मैं लगातार अपील जारी कर रहा हूं। इन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने हर राज्य के लिए एक एक नोडल अधिकारी, आईएएस और एक आईपीएस को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया। हमने लगातार संबंधित राज्य सरकारों के साथ संवाद बनाया। देश के सभी राज्य सरकारों को मैंने पत्र भी लिखा, ज्यादातर मुख्यमंत्री। तो आप देख रहे थे अभी योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। किसानों के लिए जो पैकेज का ऐलान किया गया उसका जरूर स्वागत किया उन्होंने, लेकिन जो माइग्रेंट लेबर की समस्या जब उसका सवाल किया गया तो उन पर जवाब दे रहे थे कि बहुत सारे राज्यों से जो उत्तर प्रदेश में होते हुए जो श्रमिक जा रहे हैं उनका भी ख्याल रखना है और उसके लिए नोडल ऑफिसर्स बना दिए गए हैं और जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी राज्यों के साथ जारी है। डॉक्टर सुरेश पाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में और डॉक्टर चरण सिंह भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं। डॉक्टर चरण सिंह, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आत्मनिर्भर भारत पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज पहली बार आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बहुत धन्यवाद वक्त निकालेंगे। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे चर्चा कर रहा था एपीएमसी एक्ट की। कई सालों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम किए गए कि राज्यों को एपीएमसी एक्ट में बदलाव करना चाहिए। अब केंद्र सरकार कर रही है कि हम एक नया एक्ट लाएंगे जिसमें हम किसानों को छूट देंगे कि वो किसे अपना उत्पाद बेच सकते हैं और कहां पर वो अपने उत्पाद का मूल्य कैसे तय कर सकते हैं। कितना बड़ा रिफॉर्म है, क्या असर देख रहे हैं आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे? के लिए बड़ा दिन है। जो पैकेज जिस पैकेज की सरकार ने घोषणा की है जी, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल सरकार ने किसानों के हाथ में अतिरिक्त पैसा देने की बात की थी। आज जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वैल्यू चेन्स हैं, उनको थोड़ा और सुदृढ़ करने की बात सरकार ने की है और अपने आप में ये बहुत बड़ा पैकेज है और ये उन कमोडिटीज के लिए है जिसमें ये आशंका व्यक्त की जा रही थी लॉकडाउन 1 में कि पैरिस में हो सकता है सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स थी, उतनी सुचारू रूप से नहीं चल रही थी और उसका हो सकता है कुछ असर मूल्यों पर पड़े जी। तो अब जितने भी पेरिसेबल्स हैं, चाहे उसमें डेयरी हो, चाहे उसमें मछली हो, चाहे उसमें और हमारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो उन्हीं सबको स्ट्रेंथन करने की बात की। इसके साथ साथ में जो आप पूछ रहे थे कि मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में, ये पूरा पैकेज आज का देखा जाए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट रिफॉर्म्स का है जी। मार्केट रिफॉर्म्स में हम दो बातें हमेशा डिस्कस करते रहे हैं। पहला ये है कि किसानों को एक ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि उनका जो उत्पाद है वो किसी को भी बेच सके, सही मूल्य पर बेच सके, ये उनकी स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए और इसके इंतजाम किए जाने चाहिए। की घोषणा में इस बात पर मुख्य बल दिया गया है और गवर्नमेंट का ये एक गवर्नेंस का बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म का पार्ट है कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें किसान अपना जो उत्पाद है उसको सही मूल्य पर कहीं भी किसी भी एजेंसी के साथ में बेच सके। उसके साथ में जो दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो जिसको समय समय पर लागू किया जाता है। ये एक्ट जो है उस समय में देश में बनाया गया था जब हमारे पास में कुछ खाद्य पदार्थों की और बाकी कुछ चीजों की जो जरूरत की चीजें हैं उनकी थोड़ी शॉर्टेज होती थी। लेकिन कृषि हमारी इस स्थिति में है कि हमारे पास में शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास में सरप्लस है। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो बहुत पुराना है वो आज के संदर्भ में उतना मेरे विचार से उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए बार बार ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि इस एक्ट को हम एग्रीकल्चर के संदर्भ में थोड़ा इसको इसमें कुछ छूट दें, इसको डीरेगुलेट करें। तो आज के अनाउंसमेंट में, आज के पैकेज में ये कहा गया है कि हम जो है कृषि की सभी जितनी भी वस्तुएं हैं जिनसे हैं उनको सभी को हम इससे डीरेगुलेट करते हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उन पे अप्लाई होगा। हो सकता है कोई स्थिति ऐसी हो जिसमें करीब शॉर्टेज की प्रॉब्लम हमको दिखाई दे, उसमें अलग उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सामान्य स्थिति में एसेंशियल कमोडिटी को हम लागू नहीं करेंगे और इसका जो है सबसे बड़ा प्रभाव उस चीज पर होता है कि जो कभी कभी क्या होता था कि जो ट्रेडर्स हैं या प्रोसेसर्स हैं
वो माल को खरीद के स्टॉक में रखती थी, तो उस पर स्टॉक लिमिट अप्लाई होती थी। अब स्टॉक लिमिट उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। और जैसा कि इस पैकेज में आज कहा गया है कि जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, उस पे गवर्नमेंट का एम्फेसिस है, तो जो माल को खरीद के अपने पास में स्टॉक करेंगे, स्टॉक लिमिट में छूट देने की जो बात आज कही गई है, वो अपने आप में उनके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। तो दोनों ये रिफॉर्म्स हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से डीरेगुलेट करने का और दूसरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो किसानों को बेचने की जो एक तरह से एपीएमसी से बाहर ले जा रहे हैं, तो मेरे विचार से दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण कदम हैं और ये किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने में भरपूर योगदान करेंगे। Let's bring in Dr. Charan Singh into the discussion. Dr. Charan Singh, the 1 lakh crore rupees agricultural infrastructure fund is available immediately. The fund is created immediately and it is meant for all types of infrastructure, farm gate, aggregation point, post-harvest management. Put this into perspective for us. How important is this huge fund available immediately and what kind of a booster dose does it give to agriculture at this point of time? I think the last 3 days have been very important for the country and the stimulus package. So the government has done it in a phased manner. It spoke about MSMEs, then it spoke about the migrant labour, and then it finally spoke about the agriculture sector. So as far as assistance and aid is concerned, I think it's very important. There is the agriculture sector, so many people are there and so much population is there that some funds had to be immediately granted in the farm gate infrastructure. So in the context of the whole thing, as you can see, I think the appropriateness of the funds as well as the thinking of the government that they have to provide something for the agriculture sector, I think is very important. If you look at the package as played out today, the finance minister spoke about the micro food entrepreneurship, spoke about the fisheries, spoke about the foot and mouth disease, spoke about the animal husbandry fund, and also spoke about the essential commodities act. Right. Like e-trading of agriculture produce. So what is happening is, they are, according to my understanding, the government is very clear, it's not a just one-shot thing. The country and the economy has to be supported for the next few months. So they are announcing something immediately and something that they are thinking in terms that will unfold within the next few months to 1 year. So I think it's a very sustainable package that they are talking of. It's a very sensible package they are talking of. They are firstly put the agriculture sector along with other sectors which are little sensitive and which need support, and then they are planning immediate, medium and long term. तो साहब, डॉक्टर चंद साहब, मैं आपके पास आऊँगा और ये समझने की कोशिश करूँगा कि ये जो फंड क्रिएट किया जाएगा और जिस तरह से बैंकिंग सेक्रेटरी ने ये कहा कि ये नाबार्ड इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट करेगा, वो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा उस पर मैं आऊँगा। लेकिन मल्होत्रा साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो एग्रीकल्चर कमिश्नर है, बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर भी लगातार काम करते रहे हैं। मल्होत्रा साहब, ये जो पैसा है, प्रोसीजर पे तो हम बाद में आएंगे, ये जो पैसा है वो खर्च कहाँ होगा, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, ये पैसा किसे मिलेगा और कैसे इसका फायदा किसानों को होगा, वो थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएं। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि इसमें 2 बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं। उन दोनों घोषणाओं को अगर आप मूल रूप से देखें तो उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो क्रिएशन होना उसका बहुत जरूरी है। जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत जो ढांचा है उसको जो है उसको क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जो पहली बात आई थी, जैसे 1 लाख करोड़ का जो प्रोविजन किया गया है, उसमें हम किसानों को सशक्तिकरण करने की बात कही गई है कि किसान जो है वो कैसे एम्पावर होगा। तो उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, 10,000 एफपीओस बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जितनी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके माध्यम से किसान खुद जुड़े और किसान खुद मालिक बने, तो वो उसको उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एफपीओ में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जैसे कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है,
प्राइमरी प्रोसेसिंग की जरूरत है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग की जरूरत है। इसके साथ और भी जो छोटी आवश्यकताएं हैं जिसमें कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें इनपुट डिलीवरी सिस्टम को एक रखा जा सकता है और मूलभूत ढांचा जो है इस तरह से रहे कि क्रेडिट की उपलब्धता जो है उसको कैसे की जा सकती है। तो ये जितने भी एग्रीगेशन पॉइंट्स हैं, वो जो छोटे छोटे उत्पाद है, क्योंकि हमारे किसान आप देखो 86% किसान जो है छोटे और मंझले हैं, जो प्रोड्यूस है वो भी वॉल्यूम कम आता है, तो एफपीओ के माध्यम से वो सब एग्रीगेट होगा एक जगह में, तो उसके बाद से उसको जो है कटाई चटाई और कोल्ड स्टोरेज में रखना, तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी हर जगह रखी जाएगी जिसका फायदा जो है किसानों को मिलेगा। और दूसरा जो है एक अलग से 1 लाख करोड़ का प्रावधान एक और भी उसमें रखा गया है, जिसमें ये सीधा ये कहा गया है कि जितने भी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। फूड एंटरप्रेन्योरशिप उसका नाम इसमें अभी दिया गया था, तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्टार्टअप्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहा गया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कृषि में भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो उबेराइजेशन बोलते हैं, जो उबेराइजेशन का कंसेप्ट है, आपको गाड़ी चाहिए तो आपने ऑर्डर किया, आपके घर में टैक्सी आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह से चाहे मशीनरी है, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिस पर अभी चर्चा चल रही है, एक सेकंड में उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने एक चीज मेंशन की कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग फैसिलिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप सिस्टम के लिए, वो अलग से दिया गया है। क्या हम ये माने कि ये 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कि फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, और दूसरा 1 लाख करोड़ रुपए फाइनेंसिंग के लिए, तो ये कुल मिलाकर के 2 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। क्या मैं ठीक है, तो मैं फिर से अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूं, अगर इसको हम 2 लाख करोड़ रुपए माने तो ये आज 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। लेकिन अब वो चीज आती है कि अगर कोई एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर है या स्टार्टअप है, उसको फायदा कैसे मिलेगा, वो किस तरह से अप्रोच करेगा इस फंड को? तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य है कि हम ग्लोबल मार्केट को अब कैसे टच करें। अभी आप देखेंगे कि हम खाद्यान्न के मामले में अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास सरप्लस उपलब्ध है। हम लोग जो है एक तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं, और हम चाहे चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, अभी हम लोग चावल जो है करीब करीब 12 मिलियन टन हर साल हमारे यहाँ से दूसरे देशों को जाता है। गेहूं अभी रिसेंट एग्जांपल है, 90,000 मीट्रिक टन हम लोगों ने कुछ देशों को भेजा है। तो इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे और भी उत्पाद हैं कृषि के, चाहे वो मूंगफली है, चाहे तिल है, और मसाले हैं हमारे, और कुछ ऐसी फल और सब्जियां भी हैं जिनको हम दूसरे देशों को भेजते हैं। तो ग्लोबल मार्केट को कैसे हम लोग जो है उसको पकड़ेंगे उसके माध्यम से, तो उसमें जो है उसका प्रोविजन रखा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है उसमें प्रावधान रखा गया है। और उस स्टार्टअप के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मशीनीकरण की जरूरत पड़ेगी, हमारे को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ेगी। उन सब के माध्यम से जो है हम लोग एक प्रकार से ग्लोबल मार्केट को कैसे पकड़ेंगे। गल्फ के लिए, जैसे गल्फ की मार्केट हमारे लिए बहुत आसान है, उसको जो है हम लोग इसके जो बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं कृषि के, उनकी जो पहचान कर ली गई है, और एपीडा जो है इस पर बड़ा अच्छा काम कर रही है, और हम लोग इस पर क्लस्टर भी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। और जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे 1 क्रॉप 1 डिस्ट्रिक्ट, वो भी एक उनको भी उसके साथ जोड़ करके देखा गया है, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज प्लानिंग की गई है। इस पर क्लस्टर्स बनाए गए हैं, क्रॉप बेस्ड क्लस्टर बने हैं, जिसमें एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन होगा, और जो एक्सपोर्टेबल वैरायटीज की जो आवश्यकता होगी उनके जो प्लांटिंग मटेरियल का उत्पादन होगा, उन प्लांटिंग मटेरियल्स को जो है उपलब्ध कराया जाएगा, उस प्रोड्यूस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, वो सब इसी माध्यम से जो है आगे होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए अपने हाथ में जिम्मेदारी ज्यादा ले रही है, और उसके जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसको ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रही है। Right, let's move across to Dr. Suresh Pal. You know, one of the questions that the finance minister was asked was what has been given to the farmers right now in their hand, and of course she did mention the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. She mentioned various other things, but the point is that also what she had mentioned in her address was of 74,300 crore rupees of purchases of MSP, which happened during the lockdown period. This money has also directly reached the farmers, isn't it? Yeah, one of the important messages the Honorable Finance Minister has conveyed, that during the period of lockdown, the government has been working. There was progress on the sanctioning of the agriculture credit to farmers. Yes. There was progress in the procurement of milk, and there was progress on all other fronts. So it means the government was working, and now
recently they have upgraded the procurement activity, and Dr. Malhotra can give you the latest numbers, both for this wheat and rice they have done earlier. The procurement is at par what we have done actually last year during the normal season. So the government has been working, doing all the efforts to make that the marketing and other essential agriculture operations, they should continue. They should not be, interrupted because of this law. And then farmers and those who are associated with agriculture, they should not face any hardship. In fact, yes, even 560 lakh liters of milk was bought per day, which was also, and these are important points, because she was saying that, demand had fallen because everyone was in a lockdown, but the government came to the rescue and actually purchased all these things. So that's money in hand, isn't it, sir? Well, as you have touched that point, let's have the crux about this. Yes. So here 74,300 crore have been provisioned. Yes. So MSP every year it is enhanced, because this is based on the cost of production, and cost of production escalation also happens every year. So on the basis of that MSP is decided. So at the moment what was happening, that only rice and wheat was procured. Yes. And now pulses have been added into it, now millets have been added into it, and then further oil seeds have also been added into it, and farmers, they were not getting a good price of it, and even his produce was sold below MSP. So to consider that point, that he should not be in a position to sell his produce below MSP, the provision of 74,300 crore has been made, and so that procurement should not only happen for rice and wheat, but also it should happen for pulses, which are very important crops for us for meeting the protein requirement, vegetable protein requirement that is met through pulses. Then another is oil seeds. Oil seeds production is happening in our country, but it is not meeting our full demand. So we are importing a large chunk from other countries. So now our emphasis is that we need to increase our own capacity, and we need to reduce the dependency on the imports. So we need to promote our own oils. If we have to promote our own oils, either it is mustard, or it's soya bean, or it is groundnut, and then sesame, and then we need to have a kind of procurement system available in the country, so that farmers, they can bring their produce in the market, and that should be purchased at the MSP, and it will be a kind of win-win situation, and farmer will get a good price, and it will be a kind of enhancement of the income for him. मतलब डिमांड पहले से सर्टेन कर ली जाए कि इन चीज़ों की डिमांड इतनी है और इतने ऑर्डर्स किसानों को मिल सकते हैं, जैसा कि आपने दालों के मामले में किया कि इतने आपको प्रोडक्शन करना ही करना है, फिर आपने टारगेट दिया और फिर किसानों ने उसको मीट किया। ये एक अप्रोच बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सर, अब हम उस चीज़ पे आते हैं जो आप कह रहे थे कि जो पहले ऐलान किए गए, जब शुरू में जब आपने देखा कि एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए कल ही 2 लाख करोड़ रुपए का एक एडिशनल जो उनको कर्ज की व्यवस्था थी उनको किया गया, 30,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से कल ही दिए गए थे, जो कि अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनको मदद करेंगी, और आज फिर से ये 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। चरण सिंह साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? I can hear you. सर, सो मैं ये समझना चाह रहा था कि ये नाबार्ड जब ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो ये काम कैसे करेगा, ये पैसा कैसे पहुंचेगा पूरे सिस्टम में, और कैसे इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, अगर आप हमें समझा पाए। देखिए, एक बात तो हमारे देश में देखिए, जैसे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन होती थी पहले, तो नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में बहुत अच्छी तरह फोकस है और बहुत गहराई से पूरी फैली हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ अच्छा ताल्लुकात है नाबार्ड का, और इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, इन सब के साथ नाबार्ड का बहुत तालमेल अच्छा है। इसमें मैं थोड़ा ऐड सरकार कहती है कि हम नाबार्ड को इन्वॉल्व करेंगे, इसका साफ मतलब ये है कि सीधे इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली रूरल सेक्टर पे बहुत एक्सटेंसिवली हो जाएगा। तो नाबार्ड में क्योंकि नेटवर्क पूरा फैला हुआ है, तो ये सारा उधर पैसा डायरेक्टली दे सकते हैं, तो सबवेंशन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक इलस्ट्रेशन लीजिए, आज का वर्किंग कैपिटल का जो इन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ रुपया दे दीजिए, तो ये 3 मिलियन फार्मर्स को डायरेक्टली हेल्प करे, तो 30 मिलियन फार्मर में 3 करोड़ फार्मर्स को ये डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो नाबार्ड का जो यूज करना, नाबार्ड को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करना के पैसा फार्मर्स तक पहुंच जाए, वो बहुत अच्छा है।
उसके अलावा जैसे आप कल आपने देखा होगा कि FM बोल रहे थे RIDF फंड के लिए, तो रूरल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो होता है, उसमें जो नबार्ड ही रोल प्ले करता है। जो कमर्शियल बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर का लेंडिंग टारगेट नहीं मीट कर पाते तो सारा पैसा नबार्ड पे चला जाता है। तो नबार्ड RIDF में छोटे ड्रेज या कुछ कोल्ड स्टोरेज या ऐसी चीजें जो बनानी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो पूरा नबार्ड हैंडल करता है। तो ये नबार्ड को इन्वॉल्व करना इतना एक्टिवली, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। Dr. Charan Singh, your audio is not as clear as we would like it. We did get the gist of what you were saying, but we'll try and correct that before we come back to you once again. But let's talk to Dr. Pal. And you know, one of the important aspects, Dr. Pal, is that in animal husbandry, in fisheries, there's plenty of focus, especially in fisheries. What is the importance of fisheries for our country? You know, Ajay was talking about the blue economy. We have certain advantages that can be utilized at this point in time, can be taken advantage of under this situation for fisheries. Is that so, sir? Livestock and fisheries, they have significant proportion of this agriculture GDP. Together, I think they account for 1/3 of share of agriculture GDP. Therefore, these two sectors, sectors, they are part of agriculture. They are extremely important. So, I think the information which we are getting from different regions, there was some setback to fisheries sector as well as the livestock also, particularly poultry, because of some problem with the value chain. So therefore, today's proposal is basically to strengthen the value chain. And this proposal has focused on dairy sector, disease management, then focused on the fisheries sector. So it is very important. For fisheries also, they are both fisheries and livestock, they are important for foreign exchange earnings, significant amount they earn. And the foreign, these value chain, export value chains, they were slightly not that I would say is right. Smooth. Therefore, to strengthen the infrastructure for the export value chain and bring more money in this particular sector, I think certainly it will improve these two sectors as well as export earnings. So government has taken a very, I would say, the calculated steps to focus on yes, these, Dr. Pal, along with the food processing and other income generating activities. We're getting a reaction from the industry. Here's the Director General of CII and the reaction from the Confederation of Indian Industry. So the third tranche of the package, which was announced here today by the Finance Minister, the focus was really on the agriculture sector, and rightly so. Combination of big ticket reforms together with allocation of money for agriculture infrastructure and logistics is really a welcome step to strengthen the sector that provides the highest employment in the country. And the sector has also been subjected to a host of restrictions so far, and all these restrictions are really not relevant. We know that, and these restrictions have really hindered the marketing and price realization of the agricultural products. And it is in this context the amendments of the Essential Commodities Act and the agriculture marketing reforms proposed by the minister today are very, very heartening. We hope that the states fall in line with these changes. That's very, very important. What is also critical is that these changes are being supported by substantial allocation of funds, including the rupees 1 lakh crore for the development of agriculture and food processing infrastructure. So a very welcome third tranche. तो उद्योग जगत एक तरह से स्वागत करता हुआ, जिस तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज सरकार का फोकस स्पष्ट नजर आया, और साथ ही साथ जो अधिनियम में बदलाव किए गए, उन दोनों ही कदमों का जो इंडस्ट्री चैम्बर CII के डॉक्टर चंद्रजीत बैनर्जी इसका स्वागत करते हुए, और हम चर्चा कर रहे हैं आज खेतीबाड़ी से जुड़े सेक्टर के लिए ऐलान किया गया 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का 11 कदमों का ऐलान किया गया। उसमें 8 ऐसे कदम जो कि फौरी तौर पर जो किसान है और किसान कल्याण के जो कार्यक्रम है उसको सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ 3 बड़े गवर्नेंस के सुधार, जिसका अभी तक हम लोग केवल चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज उस पर फैसला हो गया है
कि आपको 2 जो बड़े अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाएगा और एक नए अधिनियम को लेकर के हम लोग आएंगे। मल्होत्रा साहब, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो नया अधिनियम है वो किस तरह का शेप लेगा और कैसे आप कह रहे हैं कि ये फार्मर्स की प्राइसेस और फार्मर्स की क्वालिटी उन दोनों को एश्योर करेगा, और मुझे लगता है इसका सीधा संबंध किसानों की जो फार्म इनकम है उसको डबल करने से रहेगा। अभी तक आप जानते हैं कि एपीएमसी एक्ट जो है हमारे देश में प्रिवेल करता है, तो उस एपीएमसी एक्ट के माध्यम से जो है अलग अलग स्टेट्स जो है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एपीएमसी एक्ट को लागू भी नहीं किया है। तो उस एपीएमसी एक्ट में क्या है कि जो ट्रेड होता है, आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी जितने भी उसमें ट्रेड रहता है, चाहे वो फल है, सब्जियां हैं या जो दूसरे अनाज भी हैं, तो उसके लिए जो है ट्रेडर को लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब साहब, मैं तीसरे कानून की बात कर रहा हूँ, जो नया कानून प्रपोज किया जा रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि क्वालिटी और जो प्राइस एश्योरेंस की बात कर रहे हैं उसका शेप क्या होगा और किस तरह से वो चीज हमें प्रभावित करेगी। मैं आता हूँ उस पर जिस पे आप चर्चा कर रहे थे। ठीक है। तो उसमें जो एक तरह से जो पहले एक जो नियम होता था जिसको हम बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल एक्ट 2018, उसी का जो ये परिवर्तित रूप है जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एश्योरेंस एक्ट, ये एक्ट जो है जल्दी ही उसमें आ जाएगा आगे। तो उस एक्ट के माध्यम से कई चीज़ों में जो है उसमें सुधार आ जाएगा। जो अभी तक तो हम लोग कहते थे कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, सिर्फ स्टेट्स जो है चाहे तो कर ले नहीं तो नहीं करे, लेकिन अब एक तरह से वो जो सेंट्रल लॉ जब बन जाएगा तो सभी स्टेट्स जो है सभी स्टेट्स पर जो है एक सामान्य रूप से सब पर लागू हो जाएगा। और उसके लागू होने के बाद उसमें जितनी भी ये मार्केटिंग की बात जो आती है और उसमें जितने भी प्रावधान होंगे उसके माध्यम से जो प्रोड्यूस होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो पहले होता था वही प्रावधान लगभग उसमें मिलते जुलते हैं। तो उसमें किसान जो है जो इंडस्ट्री के साथ मिलकर के जो एक कॉन्ट्रैक्ट उत्पादन करता था किसी भी प्रोड्यूस को लेकर के, जैसे अभी हमारे यहाँ ग्रेप्स की भी खेती हो रही है, उसके हिसाब से पोमोग्रेनेट की हो रही है, और जो ये प्याज है इसको लगाया जा रहा है, आलू हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसमें कई बार विवाद उत्पन्न होकर के आ जाते थे, उन विवाद को जो है उनका निवारण हो सकेगा। और एक जो नियम है एक प्रकार से 1 कंट्री 1 लॉ के हिसाब से वो लागू हो जाएगा, जिसमें सामान्य रूप से कोई इस तरह की जो समस्या रहती है उन समस्याओं को निवारण के लिए उसमें प्रावधान रखा गया है। और वहाँ का जो उस क्षेत्र के जो एसडीएम होंगे उनको एक प्रकार की पावर दी गई है, और वो इस तरह की जो कई ऐसे इस प्रकार की कंप्लेंट्स आती रही हैं, इसलिए इसमें सुधार लाया गया। डॉक्टर पॉल से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं इस पे। डॉक्टर पॉल, ये जो लॉ है, नया लॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्ट, ये बोलता है कि आप जो फार्मर्स का जोखिम है वो कम होगा, एश्योर्ड रिटर्न आप उनको एश्योर कर पाएंगे और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। ये तीनों चीजें कैसे होंगी? मतलब पढ़ने में तो काफी अच्छी लग रही है सर, लेकिन ये जमीन पर किस तरह से होगा? हाँ, लिस्ट में काफी दिनों से प्रयास किए जा रहे हैं जी। और एक पहले मॉडल एपीएमसी एपीएलएम एक्ट बना था एक्चुअली, और उसमें सभी राज्य सरकारों को ये कहा गया था कि आप इस एक्ट को जो है अपने स्टेट में लागू करिए। कुछ स्टेट ने किया है, ज्यादातर स्टेट में अभी तक नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उसमें कुछ जो हमारा कृषि विपणन है उसमें कुछ अभी भी समस्याएं हैं, कुछ अभी भी इश्यूज हैं। सबसे पहला यह आता है कि जो हमारा प्रोड्यूस है उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। कुछ में हम देख सकते हैं उतने क्वालिटी स्टैंडर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ या और बाकी चीजें ऐसी हैं उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम डिफाइन करें जिससे प्राइस डिस्कवरी में मार्केट में हमको जो है थोड़ी आसानी हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हमने इनाम उसको प्लेस में ले आए, लेकिन इनाम से रिलेटेड अभी जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं वो अभी उतने स्मूथ नहीं है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस अभी भी हैं। तो उनको देखते हुए एक ऐसे उसको एक एनेक्टमेंट करें लॉ का जो ये जो सारी जो अभी बोटलनेक्स हैं या अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है एड्रेस कर सके, उसी के लिए ये नया एक्ट बनाया जाएगा। अभी देखना पड़ेगा इसका वास्तव प्रारूप क्या होगा, एपीएलएम एक्ट से कितना अलग होगा, ये कैसे इसको देखेंगे। लेकिन इसके जो बड़े पैरामीटर्स वो ये हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को लाने ले जाने के लिए, उसके प्राइस डिस्कवरी के लिए, ई ट्रेडिंग के लिए,
ये सारी सुविधा, ये सारी चीजों का ऑप्शन, किसानों को और ज्यादा फ्रीडम हो, उनको एक चॉइस हो, किसी को बेच सकें, वो सीधे प्रोसेसर के पास ले जाएं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करें, कुछ भी ऑप्शन कर सकते हैं वो, जहां पे उनको अपनी उपज का अच्छा दाम मिल जाए। तो ये सारे प्रोविजन उसमें करेंगे और निश्चित रूप से जितने भी अभी तक की प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाएंगे। हम जिक्र कर रहे थे सरकार के प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस का, मैं उसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि कल जो अनाउंसमेंट किया था उसमें 6,700 करोड़ रुपीस दिया गया है एडिशनल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को। तो इसका मतलब साफ के प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस हैं वो काफी स्ट्रेंथन किए गए हैं लॉजिस्टिक में भी, और जो वर्किंग कैपिटल है प्रोक्योरमेंट एजेंसी के पास में उसके लिए भी, तो मैं इनका सीधा लाभ देखता हूं किसानों को जरूर मिले। Dr. Charan Singh, let me come to you, Dr. Charan. No, in fact, we are getting a reaction coming in from Giriraj Singh, Minister of Animal Husbandry. Let's listen to him. Let's listen to him. हजार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 2010 में 10 मिलियन टन उपज था, जो हम अब 15 मिलियन पर गए हैं। आगे हम 23-24 मिलियन पर जाएंगे और एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ का करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये बताया गया जिसमें कि जो जानवरों को पैरों में या मुंह में जो जख्म होता है 13,343 करोड़ रुपए की ये ठीक है। अब ये दुनिया का ये बहुत बड़ा रोग निवारण का ये कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा रोग निवारण देश में भी हुआ पोलियो का आदमी के लिए, लेकिन इतनी बड़ी राशि का, क्योंकि हमारे पास 53 करोड़ लोगों को ये जानवरों को देने का है और इसको हम विधिवत अच्छे ढंग से शुरुआत तो किए, लेकिन लॉकडाउन में अब और बढ़िया से करें। एक आखिरी सवाल है दादा, तमाम ये योजनाएं जो है ये पैकेज अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष बार बार इसे कह रहा है कि जुमला पैकेज है, जो आम आदमी वहां तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा, जुमला पैकेज की तरह से ये तमाम घोषणाएं की जा रही है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। दुर्भाग्य है कि अच्छे कामों की भी तारीफ नहीं कर सकता। जब तारीफ नहीं कर सकता तो गाली ही देगा, तो ये गाली देने के लिए डायरेक्ट कुछ कह नहीं सकता, आरोप तो जुमला ही कह रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर तजामुल हक, उस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हक, बहुत धन्यवाद आपको वक्त निकालने के लिए। आपने बहुत सारे कानूनों पे काम किया जब आप नीति आयोग के साथ जुड़े हुए थे, क्या कहेंगे अब ये हमारे सामने एपीएमसी एक्ट में भी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी बदलाव की बात हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के एक नया कानून देश में लागू होने जा रहा है। डॉक्टर तजामुल हक, क्या आप मेरे साथ हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? Looks like we seem to have lost the line with Dr. Tajamul Haq. We'll try and get in touch with him. Let's get back to Dr. Charan Singh. Before we got that reaction from Mr. Giriraj Singh, we were going to talk to Dr. Charan Singh. One of the questions as an economist that would come to mind, Dr. Charan Singh, is that we are working under a lockdown. And that implies that situation is not normal for the economy. And so when we are making a policy and a plan, there are certain assumptions that are taken, ceteris paribus, all things equal. In this case, what do you think those assumptions are for this kind of a policy to work? Initially, I was very worried, thinking that COVID-19 is going to knock off the growth rate from India very substantially. And then, of course, the IMF came out with a statistic saying it will be around 1.9%, the fastest growing economy on the planet. And my own calculations were that despite the fact that there will be a 60-day lockdown, we still have 300 days. We'll be probably able to recover and therefore still probably make it to 3% growth. Of course, the assumptions that I made was that everything will be going as the lawyers and as the practices are. The government in the last 4 days has done something exemplary. The first speech given by the Prime Minister that he is coming out with the package, and then the 3 days of the rollout of the package and the contents of the package.
As you've seen, they've covered agriculture trade, they covered MSME, they covered the migrant labor. All these on both sides, demand and supply. Supply for the leaders for the industry, demand for the products which the industry produces, they are addressing it very well. The second thing that they're doing is they're not only planning immediate relief, I think they're planning a medium to long term relief. Yeah. So therefore all these measures that they're announcing are sustainable and will put the economy on a proper trajectory of growth. So my assumption is that the government is moving with a very positive attitude. Yes. They think that can easily make it to 2.5%, 50% Yes. growth, the fastest growing economy in the world. In the next year, by the time things stabilize, there will still be, of course, the World Bank IMF is estimating a different growth rate, but I think the country will fall for 5 to 6% growth for the next year. Right. That's how the planning is being done, as it seems from the schemes that they are announcing. Dr. Charan Singh, I'll stop you there because we have on the phone line Dr. Tajamul Haq. We seem to have a bad line with him which keeps disconnecting, but we have him on the line right now. Dr. Tajamul Haq, the Rabi season collection, I mean the harvesting has taken place. That has been important because it happened also, a lot of the harvesting took place during the lockdown. And we need to see that agriculture has been contributing despite the lockdown, and if it had not, we might have been in a pretty bad shape. This is the sector that is saving our country in a sense, isn't it? And this kind of package, how would you put it into context as a result of that? I think you all know that even during the lockdown, agriculture and allied activities were exempted from the lockdown norms or rules or guidelines. So that way I think agriculture was not supposed to suffer much, but still because there were disruptions in the transportation and marketing facilities due to the lockdown, I think there were some problems, despite the fact that the central government was very clear about it and gave the guidelines to the state governments very clearly. But then this particular package today, and also yesterday whatever was said, has reassured the farmers that we want to do whatever is possible for the farm sector and the farmers to strengthen the agricultural economy as such, and also to improve the income of the farmers. And because farmers have been recognized anyway to ensure food and nutritional security of the country, and even in times of distress and disasters, they have shown that kind of capacity and capability. So I think we are expecting that about 3% agricultural growth will be there this year, but it can be even more if this kind of commitment is fulfilled. 2-3 things have been said today very clearly, that the government is committed to improve agriculture infrastructure by investing about 1 lakh crore of rupees, and the focus is on agricultural post-harvest infrastructure. Second thing is that agricultural diversification, in the sense there is so much of commitment and also budgetary allocation for cluster-based approach for agriculture development, your Operation Green, particularly for perishables, then your beekeeping, then dairy processing and dairy sector, fisheries, Matsya Palan. So it means if agriculture has to develop, this has to be based on agriculture diversification and value addition, and for which this has been clearly laid out. I think the roadmap is very clear now, with the amount also earmarked for each of these activities to start with. And I think third thing what has been said here is your certain basic reforms in the sense, the reforms in the amendment in the Essential Commodities Act, so that there is no trade barrier from state to state, from district to district unnecessarily. This law of 1956 is no longer relevant in the present context when we are producing so much of each of the commodities. So for that I think, but still the farmers complain, and farmers are not getting the benefit of whatever they produce because of various trade barriers and market distortions. Second thing is that agricultural marketing reform. We have been talking about it, but now the finance minister clearly said that there will be a central law to remove all the barriers, and also to see that there is one single market, one nation and one market for the agriculture produce. That means a farmer can sell their produce anywhere in the country. Already in that direction, INAM was created, 585 markets were integrated last year up to March.
and in fact another 1,000 markets will be integrated soon. But for that matter, I think the groundwork has been done, but now the government says there will be a central law to, to make this kind of state laws operational for that matter. And third thing is that contract farming kind of arrangement, farmers need to get some kind of assured price and marketing support, particularly through FPOs and cooperatives and all other aggregators can enter into some kind of contract arrangements with even big processors and others, and that will help in improving the farmers' income. So I think keeping in view all these in mind, in fact the government has been working on these lines for the last several years, but now again at times when there is this kind of crisis, COVID crisis, and farmers are not sure whether they'll be able to get it, and lockdown has created a lot of uncertainties. But I think the government has reassured its commitment to the farmers' welfare and to improve the income of the farmers. बहुत धन्यवाद डॉक्टर हक वक्त निकालने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव इस कार्यक्रम में देने के लिए। तो आप यही कह रहे हैं कि आज जो बड़े फैसले किए गए हैं जो सुधारों के, उसका काफ़ी बेहतरीन असर पड़ेगा, और बहुत सालों से जो चर्चा चल रही थी सरकार ने आज कमिटमेंट दिखाया है कि ये जो संकट की स्थिति है कोविड-19 की वजह से उसको एक अवसर के रूप में लिया जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उन पर लगातार जो है वो काम होता रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर पॉल, क्या आपको लगता है कि अभी तक हम लोग जो इनपुट साइड है या फिर कहें कि बैकवर्ड लिंकेज है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, फॉरवर्ड लिंकेज पर उतना फोकस नहीं कर रहे थे, और आज का जो पैकेज है पूरी तरह से आपको फॉरवर्ड लिंकेज पर जोर देता हुआ दिखाई देता है, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करने की बात करते हैं, एक्सपोर्ट लिंक की बात करते हैं, किसानों को एमएसएमई सेक्टर के साथ जोड़ने की बात करते हैं, और साथ ही साथ आप उनके मार्केटिंग को भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो आज का पैकेज अगर फॉरवर्ड लिंकेज पैकेज कहा जाए तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही बात है। जो पहले उसमें एग्रीकल्चर की पॉलिसी होती थी ज्यादातर वो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के ऊपर होती थी कि हम अपने उत्पादन या उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, लेकिन जब से ये फोकस शिफ्ट हुआ है फार्मर्स इनकम पर, तो तब से जो गवर्नमेंट का जो रुझान ये रहा है कि जो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन ऑपरेशंस हैं उस पर हम ज्यादा फोकस करें, उसमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें प्राइस डिस्कवरी की बात करें, उसमें जो हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू चेन है उनकी बात करें। जो आज का पैकेज है इन्हीं दिशा में मैं कहता हूं कि अगला एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार का कि जो हमारे मार्केटिंग के रिफॉर्म्स हैं उनको कैसे हम बेहतर करें, हमारी वैल्यू चेन्स कैसे बेहतर हों। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन, ये आप सीधा कहें कि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग को और बेहतर करने के लिए, किसानों को उनको उत्पाद का और बेहतर मूल्य दिलाने के लिए ये पैकेज दिया गया है। एक इस पैकेज में एक चीजें जो हम देख सकते हैं अभी भी, उसमें ये है कि ये वैल्यू एडिशन तो करेगा ही पूरा, इसमें पोस्ट प्रोडक्शन एरिया में वैल्यू एडिशन होगा, हमारी वैल्यू चेन, एक्सपोर्ट वैल्यू चेन्स वो बेहतर होंगी। लेकिन ये इनके बेहतर होने से एक फायदा ये भी होगा कि रूरल एरियाज या उसके आसपास के क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा। तो जो वर्कर वहां पे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा कि ज्यादा वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये वैल्यू चेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वैल्यू चेन जिसको हम बोलते हैं ज्यादा इंक्लूसिव होगी, उसमें सभी तरह के लोग, उसमें श्रमिक भी होंगे, उसमें किसान भी होंगे, छोटे किसान भी होंगे, सभी की इसमें भागीदारी होगी। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कृषि की वृद्धि दर है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, किसानों की आमदनी पे भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो ये काफी दिनों से सरकार का प्रयास रहा है और हर एक जो रिफॉर्म है उस पे We seem to have lost our contact with Dr. Suresh Pal, but we'll establish that once again. Let's move to Dr. S.K. Malhotra. This beekeeping, 500 crore rupees for beekeeping initiatives.
This has, first of all, I mean, the number 500 crores doesn't seem to be too large. Some people would look at it like that. But let us try and understand how much beekeeping is actually done in our country. What is this? What is this industry, sir? Correct, correct. First, we need to understand the importance of this beekeeping, because beekeeping is very important for our agriculture, because agriculture is incomplete without, I should say, honeybees. Right. So here, honeybees plays the greater role in improving the pollination. So honeybees, they provide pollination services to the agriculture. Apart from this, farmer, he will get additional income through this honey, as well as natural wax, then royal jelly and propolis. So these all are the products which farmer will get. So beekeeping is now being promoted through a national bee mission program which Government of India has started, and this 500 crore provision has been made to have a kind of nucleus stock production of the bees, and here nucleus stock production will be used for further increasing the certified production of the bee stock. Because as you know that in case of seed production in crops, we have a well defined system, and we can improve the breeds, and then we can produce the highly pure material, I should say, basic honeybee breeds could be prepared. So one is nucleus stock production, and further it's a multiplication and mass multiplication, and further those are required to be supplied to the all beekeepers. So 2 lakh beekeepers will be. And there is no problem with, I mean, it can be done anywhere in our country. Is our country conducive for beekeeping all across? Yeah, our country is very conducive for doing beekeeping, and throughout our country we can do this. But in few areas, because of this weather conditions and others, just we need to exclude those months. It's summer months, extreme summer months. So here we need to shift the colonies for that purpose. So in our country we produce around 1.2 lakh tons of the honey. It is produced, and 50% of the honey is exported. So it's a very important, I should say, an allied activity of agriculture, where farmers they will get a kind of additional income, and their crop yield will also increase. Just if you keep the boxes of honeybees in the field, then our crop production will increase to 2 to 3 times. So a kind of dual benefit will be there. So through this mission, the major objective is that how we can enhance the income of the farmer, how we can enhance our productivity, and through this productivity mode we will be in a position to improve the economy, and we will be in a position to capture the export market also through this through the export. And do they help in any way in protecting crops as well, or would there be a problem with regard to the crops, because you can have other kinds of insects that can come and attack the crops? No, because of the honey. That's not the problem. Because honey, in fact, honeybees, they are the pollinator. They are the friendly insects. We call them the friendly insects. So they are friendly. That's why they are not going to harm anybody. But here there are several enemies for honeybees. So those enemies are required to be now some control measures are there. So we need to control them, and we need to protect them. But another most important point is, because indiscriminate use of this pesticide sometimes cause harm to the honeybees. We need to take every care that safe pesticide should be used, and there is one I should say SOP is there. So that SOP is required to be followed for safeguarding the honeybees, and honeybees should not be harmed anyway, because they without honeybees, I think there will be no life. Could be promoted in our country. डॉक्टर चरण सिंह, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो फोकस है, जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप पे है, एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम पर है, उस तरह से आपको एग्रीप्रेन्योरशिप पे भी आपको फोकस दिखेगा? बहुत सारे मैं जानता हूं कि आप दिल से जुड़े हुए हैं बहुत सारे जो रूरल कम्युनिटीज हैं उनके साथ में भी, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम लोकल प्रोडक्ट्स पर फोकस करें और उसको ग्लोबल लेकर के जाएं। 2 लाख यूनिट्स को अगर मदद मिलेगी इससे 10,000 करोड़ रुपए से, तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और एक नई तरह की जान आएगी रूरल इकोनॉमी में। सही नहीं है, जो 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी प्रोविजन है, और कोशिश है कि लोकल प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये सारी जो स्कीम मुझे दिख रही है, जो पूरा इन्होंने इकोसिस्टम बनाया है,
उससे मुझे ये लग रहा है कि लाइवलीहुड बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों के लिए बढ़िया है। दूसरा नंबर में लाइवलीहुड के साथ बढ़ने के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाएगी। आप जैसे अभी बीज की बात कर रहे थे, काफी ज्यादा हनी एक्सपोर्ट होती है। अगर हम लोग ये हनी बी कल्चर थोड़ा और एक्सपेंड कर सकें तो ठीक है, पॉलिनेशन भी होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, वेरी गुड पॉलिनेटर, और हनी जो हमारे एक्सपोर्टेबल आइटम बन जाएगा वो बात बहुत अच्छा हो जाएगा। उस जगह पे अगेन वी नीड प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर टू टेक दिस फॉर्म। उसी तरीके जैसे फार्म बेस की सारी बातें हो रही थी और अरेंजमेंट हो रही थी, जैसे अनियन है या और आलू है, आलू के चिप्स हैं, वो सारी चीजों से जो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, वो सारा एक्सपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा मेरे मन में था एक बात कि जैसे स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे थे 2-4 साल पहले, अगर इस टाइम पे हम लोगों ने ऐसे स्मार्ट सिटीज बनाई हो, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में या हर स्टेट में 3 और 4, तो उस स्टेट की जो खास प्रोडक्शन है, आप भी कह रहे थे, वित्त मंत्री भी कह रहे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर अनुराग ठाकुर भी कह रहे थे कि कुछ स्टेट में ये इम्पोर्टेंट प्रोड्यूस है, कुछ में हल्दी है, कुछ में मिर्ची है, कुछ में कुछ और है। तो अगर हर स्टेट की ये चीज को हम लोग कैपिटलाइज कर ले और स्मार्ट सिटी बन जाए और हमारे एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर तैयार हो जाए, तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट हो सकती है। जैसे आप सुन रहे थे कि मैडम FM कह रही थी कि टर्मरिक लैटे बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी टेस्टी ड्रिंक है फॉरेन कंट्री में, जहाँ हल्दी और दूध को मिलाते हैं और वो सर्व करते हैं। उसी तरीके जो हर्बल चीजें हैं हमारे देश में, काली मिर्च है, हल्दी है, ये सारी चीजें अभी एक्सपोर्ट हो सकती है। बहुत ही अच्छा माध्यम मिल गया हमें, क्योंकि दुनिया पूरी डर रही है। 18 से 2 साल तक ये कोविड चलेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितनी हर्ब इंडिया में है शायद बाहर नहीं है। हम सब लोग की इम्यूनिटी इसलिए हाई है क्योंकि हमारे खाने में रोज के रोज ये सारी हर्ब्स आ जाती है। तो यही सारी हर्ब्स को अगर हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही थी, जो एक्ट पास हो रहा है, तो अगर काली मिर्च है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, सौंफ है, हल्दी है, ये सारी चीजों की प्रोड्यूस अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज कर दें, एक्सपोर्ट बहुत ईजी हो जाएगा। उस टाइम पे एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो कहने का भाव समझ आप बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम लोग स्मार्ट सिटीज बना लें और वहां से ये सारे एक्सपोर्टेबल को कर लें और हमारी यंग डॉक्टर चरण सिंह, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रिएक्शन दे रहे हैं इस पूरे पैकेज पर, आइए उन्हें सुनते हैं। वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इस क्षेत्र में लाखों लोगों को कारोबार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के क्षेत्र में काम करने वाले जो किसान हैं, उन किसानों को PM किसान से भी प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा, और आज जो पैकेज दिया है, इससे निश्चित रूप से यह क्षेत्र एकदम खड़ा हो जाएगा, और इस क्षेत्र का जो उत्पाद है वो बड़ी मात्रा में निर्यात भी होगा। इससे हमारी निर्यात क्षमता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री जी ने पशुओं के लिए जो वैक्सीनेशन पर 13,400 करोड़ रुपया खर्च करने की घोषणा की है, उससे पशु अच्छा जीवन भी व्यतीत कर सकेंगे, हमको अच्छा दूध भी मिल सकेगा, और जो उत्पाद पशुओं से उत्पादित होता है वह उत्पादित भी अच्छी मात्रा में होगा, और दुनिया में हमारे उत्पाद को निश्चित रूप से प्रतिष्ठा मिलेगी, विश्वसनीयता मिलेगी। जहाँ तक हर्बल खेती का विषय है, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की जलवायु हर्बल खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। बहुत सारे ट्राइबल क्षेत्र हैं जहाँ गरीबी भी है, खेती का रकबा भी छोटा है। ऐसे क्षेत्रों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देना निश्चित रूप से उस क्षेत्र में गरीबी के उन्मूलन को करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है, और यह निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, किसान की आमदनी दोगुनी से अधिक करने में यह पैकेज मील का पत्थर साबित होएगा। सर, बी कीपिंग के लिए भी 500 करोड़ जो स्कीम मिलना गया है, जहाँ पे बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, कलेक्शन, मार्केटिंग, स्टोरेज सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यू एडेड। And so we were listening to
Mr. Narendra Singh Tomar, the Minister of Agriculture, and in fact, we have run short of time, so let me thank our guests for being with us. Dr. Charan Singh, economist, Dr. S.K. Malhotra, Agriculture Commissioner, and Dr. Suresh Pal, who joined us on Zoom. So we have seen, Ajay, over the last 3 days that the government has allocated a huge amount of money in the form of a stimulus to reboot the economy, in a sense, to give a booster dose. We saw 6.4 lakhs to the MSMEs on the first day, with a focus on the MSMEs. We saw 3.1 lakh yesterday, with largely focus on migrant labor, 1.5 lakhs today with regard to agriculture. So it's, we're ticking off the numbers. We are slowly emerging. That 20 lakh crore number is coming up quite fast. बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि 2 दिन के ऐलान अभी और भी बाकी है, और आज जो तीसरा दिन था वो पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर एक तरह से फोकस था। आत्मनिर्भर भारत के आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन ऐसा लगता है कि आज के दिन का जो फैसला है वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और इस अवसर को एक बार फिर से आपने चुनौती के रूप में लेते हुए किसानों को जो फार्म को डबल करना है इनकम, उसके साथ जोड़ा है, और जिस तरह से किसानों की जो उपज है उसको फॉरवर्ड लिंकेज के लिए एमएसएमई सेक्टर के साथ जोड़ना, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ जोड़ना, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट हो पाए। तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम आज फैसिलिटेट किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा कदम। तो फिलहाल आत्मनिर्भर भारत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस सीरीज पर लगातार हमारी जो प्रोग्रामिंग्स है वो जारी रहेंगी। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी मार्क पैट्रिक लिंग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।